Good afternoon, dear students. Today we'll have a lecture on ingredients of cement. In the previous lecture, we have studied about the process of manufacturing of cement, which were generally of two types, wet and dry process, out of which dry process is generally used nowadays due to its various advantages over the wet process, like fuel consumption and power consumption, etc. Right? So now let us today discuss the ingredients of cement. The various ingredients present in cement and mostly your ordinary Portland cement, मतलब ये जो भी आपके constituent given है ये आपके ordinary Portland cement के constituents given है. So the various ingredients which are present are, the first one is your lime, that is calcium oxide. इसका जो percentage present रहता है that is about 60 to 67%. Next constituent is silica, which is SiO2. The percentage present is 17 to 25%. Third one is alumina, that is Al2O3, aluminum oxide. The percentage present is 3 to 8%. Fourth one is iron oxide, which is Fe2O3. The percentage present is 3 to 4%. Fifth one is magnesia, which is magnesium oxide. The percentage present is 0.1 to 3%. Last one is alkali, which is soda and potash basically, and the percentage present is 0.4 to 1.3%. So these are the percentage of various constituents of cement. Which type of cement? Ordinary Portland cement, OPC, right? Now let us discuss them in detail. The first constituent is lime. It is one of the most important ingredients of cement, right? मतलब ये बहुत ज़्यादा important ingredient है. क्यों? एज आप इसकी परसेंटेज से भी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में यही प्रेजेंट है, तो यही इसकी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं. नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट. स्ट्रेंथ मतलब जो भी सीमेंट की रेजिस्टेंस है अगेंस्ट सम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, अगर आप उस पर लोड लगा रहे हैं वो उसको रेजिस्ट किए जा रहा है तो उसको बेसिकली हम स्ट्रेंथ कहते हैं. तो इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट. एंड द सेकेंड मेन फंक्शन इज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स साउंडनेस टू द सीमेंट. नाउ व्हाट डू मीन बाय साउंडनेस? तो साउंडनेस मतलब किसी भी चीज़, अगर कोई चीज़ साउंड है तो इसका मतलब वो अपने वॉल्यूम को मेंटेन कर रही है इरेस्पेक्टिव ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट. मतलब मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्व करने पे या लूज करने पे वो अपने वॉल्यूम को मेंटेन कर रही है, उसको हम कहते हैं साउंडनेस. और जो चीज़ अनसाउंड होगी इसका मतलब उसका जो वॉल्यूम होगा वो चेंज होता रहेगा. आपने बनाया कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वॉल्यूम चेंज हो गया. मीन्स सपोज आपने 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चर की, उससे आपको कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आपने उससे कंस्ट्रक्शन किया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया. तो उसे कहते हैं अनसाउंडनेस. मतलब जो वॉल्यूम है वो मेंटेन नहीं हुआ, वो कुछ रीजंस की वजह से आपका बढ़ गया. तो इस अनसाउंडनेस की वजह से बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है? अगर वॉल्यूम आपका बढ़ेगा या घटेगा तो आपके स्ट्रक्चर में क्या आ सकते हैं? क्रैक्स. एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये आपका अनसाउंड कॉन्क्रीट है या सीमेंट है, तो इसमें ऑब्वियसली कॉन्क्रीट सीमेंट से बना रहता है, तो आपका अनसाउंड कॉन्क्रीट आप देख सकते हैं इसमें वेरियस क्रैक्स आ गए हैं. तो अगर आपके स्ट्रक्चर में क्रैक्स हो गए तो ऑब्वियसली आपका जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो गया, आपने जो डिजाइन किया. तो दिस इज कॉल्ड एज अनसाउंडनेस. तो क्या होता है? लाइम हमारे सीमेंट को स्ट्रेंथ के साथ साथ साउंडनेस भी इम्पार्ट करता है, राइट? साउंडनेस मीन्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट वॉल्यूम. नाउ व्हाट हैपेंस इफ लाइम इज प्रेजेंट इन एक्सेस एंड इन डिफिशियंसी? मतलब अगर बहुत ज्यादा भी लाइम प्रेजेंट है तो क्या होता है, एंड अगर डिफिशियंट है तो भी क्या होता है? तो you can see here, if lime is in deficiency, the strength of the cement is decrease. अगर deficient होगा तो obviously जो strength होगी सीमेंट की वो decrease हो जाएगी. इसलिए हमें 60 to 67 के बीच की वैल्यू को ही रखना पड़ता है, 60 से कम हम नहीं रख सकते. Now if present in excess, it makes the cement unsound. मीन्स अगर वो एक लिमिटेड क्वांटिटी तक प्रेजेंट है तो ही वो सीमेंट को साउंडनेस इंपोर्ट कर पाएगा, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो हमारा सीमेंट क्या हो जाएगा? अनसाउंड हो जाएगा और उसमें लार्ज वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होने लग जाएंगे. दैट इज वाई वी हैव लिमिटेड द कंटेंट ऑफ लाइम इन सीमेंट टू 67%, क्योंकि उससे ज़्यादा पे हमारी सीमेंट जो है क्या, वो अनसाउंड हो जाएगी. सो दिस वॉज योर फर्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज लाइम. Now let us discuss the second component, which is your silica. Silica is the second most important component, जो कि आपका proportion जो इसका present रहता है वो होता है 17 to 25%. तो ये second most important ingredient है हमारा सीमेंट का, और इसका जो function होता है, its function is also to impart strength to it. क्योंकि आपके सिलिका की वजह से ही आपके C3S और C2S फॉर्म होते हैं, जिसको कि हम कहते हैं
डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये आप अभी आगे फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे क्या होता है। दीज कंपोनेंट्स बेसिकली इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, और ये किसकी वजह से आता है, सिलिका की वजह से ही फॉर्म होता है। तो दैट इज वाई दिस इज द फंक्शन ऑफ सिलिका, दैट इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। नाउ व्हाट हैपन्स इफ इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो अगर सिलिका का कंटेंट 25% से ज्यादा होगा तो ऑल्दो हमारे सीमेंट की स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होगी, बट एट द सेम टाइम इट्स सेटिंग टाइम विल गेट प्रोलॉन्ग्ड। नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस सेटिंग टाइम? तो सेटिंग टाइम मीन्स जैसे ही आप उसको सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, जब आप उसको यूज करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन में, तो वेन एवर अ सीमेंट इज यूज्ड विद वाटर, तो कुछ टाइम बाद वो हार्ड होती है, राइट, सेट होती है। तो क्या होगा, अगर हम सिलिका कंटेंट पानी में बहुत ज्यादा, सॉरी सीमेंट में बहुत ज्यादा मिला देंगे, तो स्ट्रेंथ तो हमारी इंक्रीज होगी सीमेंट की, लेकिन जो उसका सेटिंग टाइम है, मतलब जितने टाइम में जब हम उसे वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं और वो सेट हो रही है, हार्ड हो रही है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा जो सीमेंट का यूज है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टाइम लेगी सेट होने में। और आपको पता है हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जितने जल्दी पूरा हो सके हम वही चाहते हैं, तो सेटिंग टाइम कम हो, हम यही चाहते हैं हमारे सीमेंट में, बहुत ज्यादा कम भी ना हो कि एकदम से वाटर के साथ कंबाइन होते ही वो हार्ड हो जाए, राइट। इसीलिए हम वाटर सीमेंट में हमारा जिप्सम ऐड करते हैं, क्योंकि वो सेटिंग टाइम को थोड़ा सा बढ़ाता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग इट तो आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो दैट इज वाई जो सिलिका कंटेंट है हमारे सीमेंट में, उसको हम लिमिट करते हैं 25% तक, क्योंकि ऑल्दो वो स्ट्रेंथ तो बढ़ा देगा, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास लाइम भी है, सो स्ट्रेंथ का उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सेटिंग टाइम को भी बढ़ा देता है। तो इस फैक्टर को कम करने के लिए हमें सिलिका के कंटेंट को 25% तक लिमिट रखना पड़ता है। सो एक्सेस में इसके प्रेजेंट होने की ये डिसएडवांटेजेस होती है, दैट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट गेट्स प्रोलॉन्ग, राइट। Now the third ingredient of the cement is alumina, which is your aluminium oxide, right? ये आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और इसका जो फंक्शन होता है, इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैश सेटिंग्स टू द सीमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समटाइम्स इट इज बीइंग आस्क्ड दैट व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट इम्पार्ट्स फ्लैश सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट, तो वो होता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज एल्यूमिना। और इसमें भी जो मेन आपका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो कि हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, दैट इज C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट। तो एल्यूमिना का जो फंक्शन है कि ये सीमेंट के सेटिंग को बढ़ाता है, बहुत क्विक कराता है, राइट। और जो इसका जो दूसरा फंक्शन है, इट ऑल्सो लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द क्लिंकर। क्लिंकर हमने पढ़ा था कि जब हम रोटरी किल्न में हमारे सारे जो रॉ मटेरियल्स है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट अप होता है, तो फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल स्मॉल सॉलिड पीसेस में, जिसको कि हम कहते हैं क्लिंकर। तो जब एक बार क्लिंकर फॉर्म हो जाता है, उसके बाद हमें उसे कूल डाउन करना पड़ता है। तो एल्यूमिना ऑल्सो हेल्प्स इन लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ क्लिंकर। सो दीज टू आर बेसिकली द फंक्शंस ऑफ द एल्यूमिना, दैट इट गिव्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट, मतलब जो सेटिंग प्रोसेस है वो जल्दी कराती है और क्लिंकर के टेम्परेचर को भी कम करती है। Now what happens if it is present in excess? तो if it is present in excess, it weakens the cement. मतलब अगर एल्यूमिना बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, तो वो सीमेंट को वीक कर देगी, उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगी। So this is the disadvantage of alumina being present in excess, right? Now the fourth component of cement is iron oxide, that is Fe2O3. What is its function? So its function is to impart color, hardness and strength to the cement. तो हमारे सीमेंट में जो कलर इम्पार्ट होता है वो हमारे आयरन ऑक्साइड के थ्रू होता है, और वो जो कलर होता है दैट इज रेडिश ब्राउन। बेसिकली आयरन ऑक्साइड आपका रेडिश ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है सीमेंट को, एंड इन एडिशन कलर के साथ साथ वो हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ भी इम्पार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ तो बेसिकली आपकी क्या होगी कि सपोज आपका सीमेंट है, उसमें आप एक लोड लगा रहे हैं, फिर उस लोड को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करे जा रहे हैं, तो वो जब तक उस लोड को सह सकती है उसी को उसको स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब विदाउट बीइंग डिसइंटीग्रेटेड, जब तक वो उसको बेयर कर पा रही है, रेजिस्ट कर पा रही है, तो दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। वेरेज जो आपकी हार्डनेस होती है, हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स जब भी आप किसी भी सरफेस को बार बार अगर किसी भी टफ ऑब्जेक्ट से रगड़ेंगे, राइट, स्क्रैप करेंगे, तो उसी को वो उसको कितना बियर कर पा रहा है, स्क्रैपिंग को, एब्रेशन को,
तो उस स्ट्रेंथ को हम कहते हैं हार्डनेस। मतलब स्ट्रेंथ में तो आपने क्या चेक किया, लोड आप बार बार उसके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन हार्डनेस में हम उस सरफेस को बार बार एब्रेड करते हैं, उसको बार बार रगड़ना जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो एब्रेशन की जो रेजिस्टेंस होती है उसको कहते हैं हार्डनेस। तो हमारी जो सीमेंट की हार्डनेस आती है वो भी हमारी आयरन ऑक्साइड के थ्रू आती है, और कलर एंड स्ट्रेंथ ऑल्सो आयरन ऑक्साइड के थ्रू आता है। जो कलर बेसिकली आता है दैट इज योर रेडिश ब्राउन कलर। So these were the functions of iron oxide. The fifth component is your magnesia, that is magnesium oxide. Now what is its function? So its function is to impart color which is yellowish color and then strength and hardness to the cement. तो इसके भी जो function है they are almost similar to the function of iron oxide कि strength, hardness and color impart करता है। बस ये जो color impart करता है वो होता है yellowish, और whereas जो iron oxide का जो color था that is your reddish brown. नाउ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग दैट द सीमेंट जो आपने देखी होगी उसका जो कलर होता है वो ग्रेइश कलर होता है, एंड आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि जो हमारा आयरन ऑक्साइड है वो तो रेडिश कलर दे रहा है एंड मैग्नीशिया जो येलोइश कलर दे रहा है। सो ये दोनों ही कलर आपने सीमेंट में ऑब्वियसली सीमेंट ग्रे कलर की ही देखी होगी। तो व्हाट हैपेंस, ये ओरिजिनली ये वाला कलर देते हैं और जब रोटरी किन में ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स होते हैं, ये दोनों कलर मिक्स होकर फिर आपके सीमेंट का ग्रे कलर आता है, राइट। तो ये इनका इंडिविजुअल कलर है जो ये सीमेंट को इम्पार्ट करते हैं। बट वंस ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये जब रोटरी किन में बर्न होता है हाई टेम्परेचर में, तो फाइनली जो इन दोनों कलर की मिक्सिंग की वजह से जो कलर आता है दैट इज योर ग्रेइश कलर। इसीलिए हमारी सीमेंट का जो फाइनल कलर है वो होता है ग्रे कलर, राइट। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ मैग्नीशिया। Then the last component which is present in very small proportion that is your alkalis, जिसका proportion आपने देखा था 0.4 to around 1.3% होता है। तो ये बहुत small amount में alkali present होता है। और कौन कौन से alkali present रहते हैं? Mainly soda which is Na2O and another one is potash which is K2O। तो generally आपके ये alkalis present रहते हैं सीमेंट में। अब इनका क्या इनका कुछ ऐसा कुछ फंक्शन नहीं होता, ये जस्ट आपके प्रेजेंट रहते हैं। बट एक इनका ये पॉइंट आपको पढ़ना जरूरी है कि अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट हो, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, देन नो इफेक्ट, बट इफ प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी दे मे कॉज एफ्लोरेसेंस। नाउ व्हाट डू मीन बाय एफ्लोरेसेंस? सो दिस यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर स्कूल टाइम ऑल्सो, दैट एफ्लोरेसेंस इज बेसिकली द माइग्रेशन ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन एनीथिंग टू द सरफेस। मतलब अगर आपने सपोज कोई स्ट्रक्चर बनाया सीमेंट या कंक्रीट से, और जब आपने उसे कंस्ट्रक्ट किया तो उसमें एफ्लोरेसेंस हो गया, तो अंदर जो आपका सॉल्ट प्रेजेंट है वो क्या होगा, कंक्रीट आपका एक पोरस सब्सटेंस है। पोरस मतलब जिसमें पोर्स होंगे, तो ये सॉल्ट क्या होगा, पानी के साथ साथ आपका ऊपर सरफेस पे आ जाएगा। पानी तो आपका इवेपोरेट हो जाएगा तो सॉल्ट आपका वहीं पे रह जाएगा, और ये सॉल्ट क्या करता है, व्हाइट कोटिंग फॉर्म कर देता है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस ब्रिक के ऊपर एक व्हाइट कलर की पाउडर की कोटिंग हो रही है। इस प्रोसेस को ही हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये कोटिंग किस वजह से हुई है, जो इंटरनली मिक्स्ड वाटर था कंक्रीट या सीमेंट में, उसके साथ सॉल्ट डिसॉल्व होकर ऊपर सरफेस पे आ गया, क्योंकि वो पोरस सब्सटेंस है एक, ठीक है। तो पोरस सब्सटेंस है तो सरफेस पे आ गया, ट्रैवल कर गया, अब वाटर इवेपोरेट हो गया और उसने किसकी कोटिंग छोड़ दी, सॉल्ट की। तो यही व्हाइट कोटिंग, इसी को हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस। मतलब जो सॉल्ट है वो सरफेस पे आके आ जाता है और वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है, व्हाइट पैचेस फॉर्म कर देता है। सो दिस प्रोसेस इज ओनली कॉल्ड एज एफ्लोरेसेंस। सो अल्कली अगर स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे सीमेंट में देन नो इशू, बट इफ दे आर प्रेजेंट इन एक्सेस देन दे मे कॉज एफ्लोरेसेंस। So these six were the different types of ingredients which are present in cement. The most important are your lime, silica and alumina, right? तो lime जो है आपका सबसे ज़्यादा proportion में present है. You need to remember the proportion of all these ingredients because sometimes it may be asked in small objective questions. तो आपको इनका जो proportion है वो याद रखना ज़रूरी है, कितना percentage present रहता है, and then सबका function भी याद रखना ज़रूरी है। Lime और इन सब की जो deficiency है, excess है, वो क्या उसमें कर सकता है सीमेंट में, ये भी आपको you need to remember this, right? So this were your different constituents of cement. I hope all are clear to you, all the constituents. If there is any doubt you may ask me. Thank you.